Bismillahirrahmanirrahim. Effect of dielectric medium on the capacitance of a capacitor. पिछले टॉपिक में हमने किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली थी जब एयर या वैक्यूम था उन दोनों प्लेट्स के दरमियान। फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस निकली थी वो थी हमारे पास C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय B। हमने देखा कि वो कैपेसिटेंस मीडियम पे डिपेंड कर रही है। एप्सिलॉन नॉट इज द रिलेटिव इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और मीडियम यहाँ पे कौन सा है, फ्री स्पेस है, तो लिहाजा फ्री स्पेस की परमिटिविटी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है। अब बेटा आज हम चाह रहे हैं कि इसके इनसाइड प्लेट्स के दरमियान अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आए तब कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखना चाहते हैं क्या हुआ, फिर उसको हम मैथमेटिकल पार्ट में लेकर देखेंगे। तो हमने एक कैपेसिटर ले लिया, उसके ऊपर चार्ज हमारे पास क्यों है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो बेटा इसके क्रॉस पैरेलल हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया इस कैपेसिटर की वोल्टेज को इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करने के लिए। अब बेटा सेकंड स्टेप है, वही कैपेसिटर है, वही सब कुछ है, हम एयर के बजाय वही सारा सेटअप है, लेकिन फर्क ये है अब की बार कि एयर के बजाय मीडियम हम क्या ले आए, कोई इंसुलेटर स्लेब इंट्रोड्यूस करवा दी। एयर के बजाय हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया उन दो प्लेट्स के दरमियान। अच्छा बच्चों, हमने क्या किया, हमने उन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर की स्लेब, डाइलेक्ट्रिक की स्लेब लाई, और लाने के बाद अब वोल्ट मीटर साथ लगा के वही सेटअप है सारा, सिर्फ दरमियान में हमने फिग अलग बनाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि ये भी आपके सामने रहनी चाहिए, अदरवाइज इसी के दरमियान में रख देता क्या डाइलेक्ट्रिक स्लेब ले आता, मेला फिग बनाने की जरूरत नहीं थी। तो अब जब वोल्ट मीटर हम लेके साथ पैरेलल लगाया हमने, अब हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। सेम वही चार्ज है, प्लेट्स के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी में जरा फर्क नहीं आया। जस्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया, अब वोल्ट मीटर नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, लॉजिक बाद में देखेंगे इसकी। हमारे एक्सपेरिमेंट में ये आया कि जब वोल्ट मीटर इंट्रोड्यूस करवाया तो बेटा वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाने के बाद तो पोटेंशियल डिफरेंस कम आया, पहले पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के दरमियान ज्यादा था। पता चला कि डाइलेक्ट्रिक लाने के बाद प्लेट्स के ऊपर सेम चार्ज होते हुए भी पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपेरिमेंटली पता चला कम हो जाता है। जबकि बेटा हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला है Q by V, तो बेटा सेम चार्जेस पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पता चला सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था। तो जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो वहां पर क्या होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी, और इस केस में डिनोमिनेटर कम हुआ तो कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ गई। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, और हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाने के बाद कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है relative permittivity of dielectric। वो जो डाइलेक्ट्रिक, यानी आप एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक लाएं
जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कम है उसके मुकाबले में जो जिसकी ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी है, तो ज्यादा वाले के केस में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रिड्यूस होगा, कम वाले के केस में कम रिड्यूस होगा, और एज अ रिजल्ट ज्यादा वाले के केस में ज्यादा होगी कैपेसिटेंस, जो कम वाले के केस में कम होगी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक को आप लिख सकते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं इसको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ इसको कोएफिशिएंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक भी लिख सकते हैं, यानी रिलेटिव परमिटिविटी के रिलेटिव परमिटिविटी को आप एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, तो एप्सिलॉन आर को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी लिख सकते हैं, या कोएफिशिएंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं आप। तो आपने देखा कि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जितना ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होगी, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा और उतना ही क्या होगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। तो बेटा पहले कैपेसिटेंस अगर जब एयर थी, फॉर एयर ये फार्मूला है, तो फॉर डाइलेक्ट्रिक क्या आ जाएगा बेटा, डाइलेक्ट्रिक के लिए हम C प्राइम लिख दें, where C prime is the capacitance of capacitor when dielectric is the medium between the plates। तो बेटा C प्राइम आ जाएगा हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 शो कर रही है, capacitance of capacitor when dielectric is the medium between the plates, and equation 1 show कर रही है capacitance of the parallel plate capacitor with air as the medium। लेकिन ये फार्मूला वैलिड है किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ना कि हमारे पास स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। तो पैरेलल प्लेट के लिए यही फार्मूला था, जिसमें एप्सिलॉन नॉट की जगह हमारे पास क्या है, साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर। और एक्सपेरिमेंटली भी इतना ही देखने में आया कि जितने टाइम में जितने एप्सिलॉन आर किसी डाइलेक्ट्रिक का ज्यादा था, इतनी कैपेसिटेंस भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो यहाँ तक बच्चों, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारे में आता है वो ये है कि डाइलेक्ट्रिक लाने से ऐसा क्या होता है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, ऐसा क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है। एक्सपेरिमेंटली तो ये देख लिया हमने, लेकिन होता क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, उसमें हम देखेंगे। फिर वक्त हम रिलेटिव परमिटिविटी को यहाँ से हम एक दो फिर डिफाइन कर लेते हैं। बेटा इक्वेशन 3 और 1 इन दोनों को देखें जरा। 3 इक्वेशन को 1 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 by 1 we have C prime divided by C is equal to A epsilon naught epsilon R divided by D divided by A epsilon naught by D। A epsilon naught और A epsilon naught कट गया, D से कट गया, बच क्या गया आपके पास एप्सिलॉन R। तो बेटा यहां से पता चला C प्राइम डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन R जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है, वो रेशियो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज द मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन एयर इज द मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, इतना ज्यादा क्या होगा, यानी डाइलेक्ट्रिक लाने के बाद जितना ज्यादा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, इतना ही क्या होगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा होगी। यहां से यूं लिखते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू C प्राइम बाय C। तो पता चला एप्सिलॉन आर किसी मीडियम की एबिलिटी है, डाइलेक्ट्रिक की एबिलिटी है कि वो कैपेसिटेंस को कितना इंक्रीज कर देता है। यानी एप्सिलॉन आर इज द रेशियो बिटवीन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज द मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन एयर इज द मीडियम। आपको याद होगा हमने कुछ अर्सा पहले जब एप्सिलॉन आर को डिफाइन किया था, तो वहां पे हमारे पास एप्सिलॉन आर था
F by F prime. F is the force between two charges when air is the medium to the F prime, that is the force when dielectric is the medium. और आज हम डिफाइन करें C प्राइम बाई C. चूंकि बेटा relative permittivity ऑफ डाइलेक्ट्रिक की वजह से ये डाइलेक्ट्रिक फोर्स को रिड्यूस करता है. कितना ज्यादा फोर्स को रिड्यूस करता है इतना ज्यादा उसकी relative permittivity होगी. इतनी ज्यादा जितनी एबिलिटी है फोर्स को रिड्यूस करने की वो relative permittivity. जबकि डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को क्या करता है? इंक्रीज करता है. कितना इंक्रीज करता है वो उसकी एबिलिटी है, वो उसकी relative permittivity है. तो बेटा इस शक्ल में देखें तो ये आता है, इस शक्ल में देखें तो ये आता है. तो बेटा इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हमारे पास, ये एबिलिटी है कि कितना कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है वो मीडियम, उसकी वो एबिलिटी, कितना फोर्स को रिड्यूस करता है वो एबिलिटी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस को रिड्यूस करता है वो मीडियम, वो एबिलिटी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है वो एबिलिटी. यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम बात समझने वाली है और समझदार लोग समझ रहे होंगे बात को, नहीं समझदार लोग समझ चुके होंगे बात को. यानी डाइलेक्ट्रिक जब दो चार्जेस के दरमियान, दो प्लेट्स के दरमियान लाए तो वो कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है. अगर वो कैपेसिटर है वो फोर्स को रिड्यूस कर देता है, दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स को, वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिड्यूस कर देता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है. कितना ज्यादा इन चीजों को रिड्यूस करता है ये उसका कोड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये उसकी रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम की. और कितना कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है ये उसकी एबिलिटी है, ये उसका रिलेटिव परमिटिविटी है. तो रिलेटिव परमिटिविटी की तो आपके पास ढेरों डेफिनेशन बन गई यहाँ पे. इन चार डेफिनेशन यहाँ से आपका एक में भी इनको इकट्ठा करके कर सकते हैं, चार अलग अलग भी कर सकते हैं आप इसकी डेफिनेशन में. बाकी रह गया यहाँ से देखें यूनिट कोई नहीं है, इसकी रेशियो है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक नंबर है. और आपका टेबल नंबर 12.1 ऑन पेज नंबर 3 आई थिंक सो, उस पर रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक की लिखी हुई है, एयर से लेके बेंजीन तक. और ये सारे वाटर चल रही, सारा वाटर भी क्या है, प्योर वाटर इंसुलेटर होता है और हर इंसुलेटर को ही आप डाइलेक्ट्रिक कहते हैं. अच्छा आप एक दो बातें और डाइलेक्ट्रिक के बारे में करके एक क्वेश्चन छोड़ के हम अगला टॉपिक में बढ़ेंगे. डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है बेटा, कोई इंसुलेटर होता है, किसी इंसुलेटर का नाम है डाइलेक्ट्रिक. और जब उन ये जुमला सुनिएगा अगले टॉपिक में समझाऊंगा, जब उस इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान रखते, तो वो बेटा वो इंसुलेटर पोलराइज हो जाता है. पोलराइजेशन के बाद वो अपनी फील्ड प्रोड्यूस करके ये चीजें करता है, ये इंक्रीज करता है और इन चीजों को क्या करता है, रिड्यूस करता है. खैर ये चीजें हमने अभी डिस्कस करनी है इन डिटेल. इसके बाद तो डाइलेक्ट्रिक किसी भी इंसुलेटर को आप कह सकते हैं, कंडक्टर को आप डाइलेक्ट्रिक नहीं कह सकते. यानी वो मीडियम जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद करंट फ्लो ना हो, चूंकि कंडक्टर में तो करंट फ्लो हो जाता है, तो करंट फ्लो होने वाले मीडियम को आप डाइलेक्ट्रिक नहीं कह सकते. इन डाइलेक्ट्रिक कोई अलग से स्पेशल चीज नहीं है, कोई भी इंसुलेटर हो सकता है, कोई भी इंसुलेटर आपके पास क्या हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक. एयर भी डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन एयर की रिलेटिव परमिटिविटी बहुत कम है. कितनी है, 1.0006. उसका मतलब बहुत कम रिलेटिव परमिटिविटी है. इस वास्ते हम उसकी रिलेटिव परमिटिविटी को इक्वल टू 1 मानते हैं. तो लिहाजा एयर के केस में भी हम रिलेशन यही लिखते हैं. एक और बात, जहां जहां आज तक आपने फोर्स का फार्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पढ़ा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स पढ़ा, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज पढ़ा, हर फार्मूले में कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा. जहां जहां मीडियम एप्सिलॉन आर, गाजला पढ़ा, गाजला में क्या पढ़ा था, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन आर. तो बेटा जहां जहां एप्सिलॉन आर का फार्मूला इस चैप्टर में बन रहा है, तो उन फार्मूलाज के साथ साथ आपने डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या लगाना है, मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर के साथ मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर. बल्कि आज की असाइनमेंट यही है आपको
कि आज आपने ये करना है कि ये करना है कि वो तमाम फार्मूला जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट इन्वॉल्व है वो लिख के उनके साथ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करके भेजना है। और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बेटा सबसे पहली बात, फिजिक्स के अंदर जब भी दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट हुए हों तो हम उनको डायपोल कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इसी तरह मैग्नेटिक डायपोल भी होता है बेटा, नॉर्थ और साउथ। इसका मतलब है किसी एक चार्ज को हम एक पोल मानते हैं और दो चार्जेस के सेटअप को जो बहुत कम डिस्टेंस पे पाए जाते हैं उनको हम डायपोल कहते हैं। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेट हों, बहुत कम डिस्टेंस उनके दरमियान, तो उनको क्या कहते हैं आप? डाइलेक्ट्रिक, डायपोल कहते हैं। बेटा मैग्नेट के केस में डायपोल नॉर्थ और साउथ पोल है, और इलेक्ट्रिक के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डायपोल का काम कर रहे हैं। अब बेटा हम किसी डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन देख रहे हैं। पोलराइजेशन का मतलब यही है पोल का की फॉर्मेशन का, और पोल की फॉर्मेशन का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सूरत-ए-हाल का। बेटा अगर याद रखना, इसको बल्कि रब कर दिया जाए। फर्ज किया ये मेरे पास कोई इंसुलेटर स्लेब है, इस इंसुलेटर स्लेब के अंदर बेटा एटम या मॉलिक्यूल तो मौजूद है, लेकिन उन एटम और मॉलिक्यूल के तमाम इलेक्ट्रॉन बाउंड है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता जो करंट फ्लो करवा सके। यानी मैं जिस तरह बात पढ़ाना चाह रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली कोई इंसुलेटर ही होता है, लेकिन उस इंसुलेटर को एक खास कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। बेटा हुआ क्या, ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है जिसके ये एटम या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इसके इनसाइड न्यूक्लियस और ये सारे। बेटा जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, इसमें करंट फ्लो इसलिए नहीं होना कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अलबत्ता करंट फ्लो करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले एटम की जो सूरत-ए-हाल है वो ये है बेटा, ये कोई एटम है उसका या तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का सेंटर और न्यूक्लियस का सेंटर सेम होंगे, कोसेंट्रिक। और बेटा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एटम के अंदर मौजूद होती है जो पॉजिटिव न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर ऑर्बिट पर खत्म हो जाती है। स्ट्रॉन्ग होगी थोड़ी और बार चली जाएगी, और न्यूक्लियस के चार्ज ज्यादा होंगे थोड़ी और बार चली जाएगी। ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, और ये सूरत-ए-हाल है इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड द एटम। और एटम के इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट और न्यूक्लियस क्या है, वो कोसेंट्रिक हैं, उनका सेंट्रल पॉइंट सेम है। अब आपने क्या किया, आपने इस एटम के ऊपर बेटा क्या किया, अप्लाई कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स यानी ये जो मैंने पहले डिस्कशन की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस की डिस्कशन थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ये सूरत-ए-हाल थी इस एटम। अब उस एटम पे हमने क्या किया, उस एटम पे हमने ये किया बच्चों,
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इन अदर वर्ड हमने ये किया, उस एटम को अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान रख लिया, दो चार्जेस के दरमियान रख लिया, यानी हमने किसी भी जरिए से इलेक्ट्रिक फील्ड उस एटम पे अप्लाई कर। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन कोई हो तो क्या करवाएगी, वो करंट फ्लो कराएगी। लेकिन इंसुलेटर के केस में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव न्यूक्लियस को रिपेल करता और नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट। सो ये ओवरऑल न्यूक्लियस थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा इस डायरेक्शन में ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड अट्रैक्शन फ्रॉम लो पोटेंशियल। न्यूक्लियस के इधर डिस्प्लेस होने से ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, लेकिन इनका ज्यादा झुकाव इस तरफ आ जाएगा, किस तरफ, पॉजिटिव साइड पे, बल्कि वो इनको ये फील्ड इनको बाउंड करके इधर ले आएगी। सो एज अ रिजल्ट आफ्टर दैट इस एटम की शेप ऐसे नहीं रहेगी, एटम अपनी डंबल शेप बना देगा। मींस पॉजिटिव न्यूक्लियस इधर चला जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का जो झुकाव वो इस तरफ आ जाएगा, यानी एटम की शेप क्या हो जाएगी, डंबल शेप हो जाएगी एटम की। एग्जैक्टली ये नहीं भी हो सकती, ये हो जाएगी, ठीक है। एटम की शेप यूं हो जाएगी, ये सूरत-ए-हाल हो जाएगी। पता चला कि अब की बार न्यूक्लियस उधर डिस्प्लेस होने से न्यूक्लियस का सेंटर और इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसका सेंटर अब सेम नहीं रहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अब जो एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये सूरत-ए-हाल नहीं होगी, बल्कि एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड एंड ऑन नेगेटिव साइड नेगेटिव चार्ज। तो अब एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी डंबल शेप के बाद। पता ये चला कि पहले एटम या मॉलिक्यूल इस हालत में थे किसी भी इंसुलेटर की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद डंबल शेप होने के बाद डंबल शेप अख्तियार करके अब ये सूरत-ए-हाल बन गई। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की ये सिचुएशन थी पॉजिटिव से नेगेटिव जाकर, अब ये सूरत-ए-हाल है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा क्या हो गया कि एटम ने डायपोल बन गया, यहाँ पे हर एटम एक डायपोल बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं दो पोल बन गए अलग अलग, तो दैट मीन ये जो प्रोसेस है जिसमें ये सब कुछ हुआ ये पोलराइजेशन। बेटा चार वर्ड हैं, एक है पोल, एक है पोलर, एक है पोलराइज्ड, एक है पोलराइजेशन। पोल तो आगे पॉजिटिव और नेगेटिव इन केस ऑफ मैग्नेट नॉर्थ और साउथ। पोलर हर वो मटेरियल जिसमें पोल बन सके। इंसुलेटर इस वक्त पोल तो नहीं बने हुए, लेकिन पोलर तो है, एबिलिटी तो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पोल बने। पोलराइज्ड जब पोल बन जाए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, जब डायपोल बन जाए तो मटेरियल क्या बन गया, पोलराइज। और पोलराइजेशन वो प्रोसेस है बेटा जिसके फिजिक्स में एक क्राइटेरिया है, जिसके आखिर में बल्कि ये ओवरऑल ही क्राइटेरिया है, शन लगता है TION, वो प्रोसेस हुआ करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पोलराइजेशन। तो ये प्रोसेस है जिसके दौरान ये हुआ, इसको आप क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। जिसके दौरान ये डायपोल बना, जिसके दौरान ये पोल बने। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले ये इंसुलेटर है, ये पोलर तो है लेकिन पोलराइज्ड नहीं है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, इस पूरी स्लेब की जो सूरत-ए-हाल बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, वो सूरत-ए-हाल कुछ ये बनेगी कि इसके अंदर एटम, ये शेप, थोड़ा सा मुझे स्कोर बड़ा करके दिखाना पड़ेगा आपको।
एटम ओवरऑल ये शेप अख्तियार कर लेंगे। पहले शेप और थी, अब एटम की शेप और है, यानी ये पॉजिटिव साइड है अगर और ये नेगेटिव साइड है अगर, तो लिहाजा ये मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड की तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव डिस्प्लेस होंगे न्यूक्लियस। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा जरा देखो गौर से, ये पोलर था, पोलराइज नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, अब इसके अंदर डायपोल, हर एटम एक डायपोल का काम कर रहा है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डायपोल। हर एटम एक किसका काम कर रहा है? डायपोल का काम कर रहा है। तो बात हो रही थी हमारी कि जब तक ये कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटर को आप पोलर कह सकते हैं, लेकिन पोलराइज उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो उसके इनसाइड के एटम सारे के सारे डायपोल बन गए, तो लिहाजा अब ये मटेरियल पोलराइज हो चुका है। तो लिहाजा इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। यानी आप कह सकते हैं पोलराइजेशन ऑफ इंसुलेटर होगी। और जब इंसुलेटर पोलराइज हो जाए, ऐसा पोलराइज इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मजे की बात है कि पोलराइज इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। मैंने कूलम लॉ वाले टॉपिक में कहा था कि डाइलेक्ट्रिक की असल जो सिचुएशन है वो वहां पर पढ़ी जाएगी, वहां पर समझाई जाएगी। तो याद रखें बेटा, पोलराइज डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर को, हर इंसुलेटर को हर वक्त डाइलेक्ट्रिक नहीं कह सकते आप। जब वो पोलराइज हो जाए तो वो डाइलेक्ट्रिक है। और याद रखना ऑलवेज वो इंसुलेटर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे पोलराइज तो होगा वो, तो पोलराइज होगा तो डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा वो, मसला ही कोई नहीं है। तो इसलिए हम हर इंसुलेटर को ना साथ डाइलेक्ट्रिक का नाम देते रहते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक बनता कब है? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अप्लाई रखते हैं। याद रखें, जो जितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है इतना अच्छा डाइलेक्ट्रिक, इतनी एप्सिलॉन आर ज्यादा है, इतना ही ज्यादा इफेक्ट डालेगा। अब इस इफेक्ट पे इंशाल्लाह बात कल करूंगा कि इफेक्ट डालता आप यहां से आगे कैसे डालते। आज आपने पढ़ लिया कि इंसुलेटर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है, और ऐसे पोलराइज इंसुलेटर को क्या कहते हैं आप? डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और पोलराइज होता कैसे ये आपने देख लिया।